मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा पढ़ ली। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर निर्मित एक डिवाइस है, उपकरण है, जिससे अपन कहते हैं प्रकाश विद्युत सेल। क्लियर सर? इसको आप फोटो सेल भी कह सकते हैं, है ना? फोटो सेल। तो सब वह युक्ति जो विकिरण या प्रकाश ऊर्जा, दोनों बातें एक ही, वह युक्ति जो विकिरण ऑब्लिक प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दे, उसे प्रकाश विद्युत सेल यानी फोटो सेल कहते हैं। इसकी वर्किंग यानी कार्यप्रणाली प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। अब सब किस टाइप का होता है फोटो सेल, तो सब मैं आपको बनावट में दिखा देता हूं, है ना? ये सब फोटो सेल है। अधिकतम प्रकाश एकत्रित करने के लिए जो कैथोड बनाते हैं, ये अर्ध बेलनाकार बनाते हैं, अधिकतम क्षेत्रफल का बनाते हैं। इस अर्ध बेलनाकार कैथोड की अक्ष पर, अब अक्ष पे तो दिखाने की स्थिति है नहीं, अक्ष पर हमने ये एनोड छड़ के रूप में रख दिया, इसकी अक्ष पर रखा हुआ है ना? इसको मैं थोड़ा सा ड्राइंग दे देता हूं ताकि यह आपको अर्ध बेलनाकार वास्तव में दिखाई दे, है ना? इस हिसाब से इसमें थोड़ी सी पैटर्न डाल देते हैं डिजाइन का, है ना? ये सब डिजाइन एडजस्ट कर दी ताकि अपने को ये अर्ध बेलन जैसी ही चीज दिखे, है ना? जैसा अपन कह रहे हैं। तो अर्ध बेलन क्यों लिया सब? अधिक क्षेत्रफल के लिए, ताकि आप मैक्सिमम लाइट यानी प्रकाश को एकत्रित कर सके। क्लियर? ये टोटली पैक्ड रहता है। इसकी पैकिंग कर देता हूं मैं, है ना? यहां कॉर्क लगा देते हैं, ये कॉर्क लगा दिया, है ना? और ये पैक कर दिया इससे। ये ग्लास मटेरियल मान लो आप, है ना? इससे पैकिंग कर दी। इधर एनोड और इधर कैथोड, इनको सब अलग कलर से ले लेता हूं। क्लियर? अलग कलर में ये येलो कलर से ले लेते हैं, है ना? करंट बहुत माइन्यूट होती है, यहां पर माइक्रो अमीटर लगा दिया। एनोड को पॉजिटिव, ये चार्जिंग के लिए मान लीजिए आप, ये बैटरी अपन ने फॉर चार्जिंग, है ना? इसको लिख देता हूं मैं कि ये बैटरी हमने चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखी है ना, अपन सप्लाई देने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रख रहे। यहाँ सप्लाई आपको देनी नहीं है, यहाँ पे तो आपको बल्कि एनर्जी मिलेगी, है ना? तो आप यहाँ चार्जिंग दर्शा दीजिए। ये एक सब सिंपल सा सर्किट है। अब मैं बनावट में समझा रहा था कि अधिक से अधिक प्रकाश को एकत्रित करने के लिए हमने जो कैथोड बनाया है वो अर्ध बेलन का या अर्ध बेलनाकार बनाया है। क्लियर? एनोड इस बेलन की अक्ष पर उपस्थित है। जैसे अपन कहते हैं बिंब अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, तो एनोड को हमने बेलन की अक्ष पर रख दिया ताकि इलेक्ट्रॉन स्वतः एनोड पर पहुंच जाए। उसके लिए बहुत अधिक वोल्टता की आवश्यकता न पड़े। ठीक है साहब? अब इसमें आप कुछ और अमेंडमेंट कर सकते हो, जैसे कैथोड है, कैथोड पर क्षारीय धातु सीजियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, इनका लेपन कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि क्षारीय धातुओं का कार्यफलन कम होता है, तो आप आसानी से वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देंगे। तो सब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए हम इस बेलनाकार या अर्ध बेलनाकार कैथोड की सतह पर क्षारीय धातु का लेपन कर देते हैं। क्षारीय धातु मैंने बोल दी, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम आदि। इनका कार्यफलन कम होता है,
यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देती हैं। क्लियर साहब? अब अगर निर्वात है ना, तो निर्वातित फोटोसेल वैक्यूम में अंदर, तो निर्वातित फोटोसेल में प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के प्रोपोर्शनल रहेगी, है ना। जैसे अपन ने कल पढ़ाई है, प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। किसमें? निर्वातित में। अगर निर्वात है तो साहब ये धारा जो इस समय प्रकाश विद्युत धारा होगी वो अत्यल्प होती है। वो दिख भी रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पर माइक्रोमीटर लगा रखा है। तो सब प्रकाश विद्युत धारा का मान अत्यल्प होता है। हाँ, आप प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ा सकते हो। उसके लिए आप इसमें निष्क्रिय गैस भर दीजिए, है ना, या अक्रिय गैस भर दीजिए, दोनों बातें एक ही। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को आयनित कर देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या अंदर बढ़ जाएगी और प्रकाश विद्युत धारा में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन फिर ध्यान रखना, फिर तीव्रता प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश विद्युत धारा के प्रोपोर्शनल नहीं रहती है। मतलब आप सिद्धांत से बाहर चले जाते हैं। सिद्धांत में आप हैं तभी हैं जब फोटोसेल निर्वातित है। निर्वातित फोटोसेल में प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के प्रोपोर्शनल रहेगी। ये धारा अल्प होती है, आप इसमें वृद्धि कर सकते हो। इसके लिए आप इसमें निष्क्रिय गैस भर दीजिए। क्लियर? ऐसा करने से धारा बढ़ जाएगी, यानी प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन फिर ध्यान रखना कि फिर प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के समानुपाती नहीं रहेगी, सिद्धांत से भटक जाएंगे, है ना जो है। चलिए, अब फोटोसेल के क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो पहला यूज तो मैं आपको स्वचालीकरण में बता देता हूँ, उसी से बहुत सारी चीज मिल जाएगी। स्वचालीकरण, है ना। स्वचालीकरण में यानी इन ऑटोमाइजेशन। अब आपको मैं एक सैंपल देता हूं, उस एक सैंपल से आप समझ जाना, है ना। फिर कई सारे यूज उसी से निकल के सामने दें। एक सैंपल में आपको सिंपल दूं, देखो ध्यान से देखिएगा। ये अपन ने नर्म लोहा, है ना, ये नर्म लोहे की क्रोड है। अब अपन ने ये वायर, मैं वायर को अलग कलर से बताता हूं, ये इस पर लपेट दी। क्लियर? इधर फोटोसेल जैसी व्यवस्था, ये फोटोसेल जैसी व्यवस्था दिखा दी, है ना साहब। ये तो एक सर्किट बन गया। अब इधर मैं आपको दिखाता हूं रोड लाइट का सर्किट, है ना। ये सब रोड लाइट का सर्किट, ये रोड लाइट दिखा दी अपन ने, ये ट्यूबलाइट की तरह से इसे दिखा दिया, है ना। ये कंप्लीट सर्किट है, इसमें सोर्स लगा रखा है। क्लियर? अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये रोड लाइट है ना, ये रोड लाइट को इंडिकेशन मान लीजिए आप। अब ऑटोमाइजेशन कैसे होता है उसको समझिए। ऊपर वाला सर्किट है, ये मैंने फोटोसेल को ऐसे छोटा सा दिखा दिया यहाँ पे, है ना। ये फोटोसेल मैंने ये दिखा दिया। क्लियर? उसी तरह से वही एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है। अब जैसे क्या है, मान लीजिए दिन का समय है, डे टाइम है, सनलाइट आ रही है। क्लियर सर? ये सनलाइट है, ठीक है सर। तो दिन के समय में सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सनलाइट अवेलेबल है, ठीक है। अब इसका मतलब फिर ये है कि जब सनलाइट आ रही है तो फोटोसेल अपना काम करेगा, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा, है ना। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा तो इस सर्किट में धारा का प्रवाह होगा। क्लियर सब?
इस सर्किट में धारा का प्रवाह होगा तो ये जो नर्म लोहे की क्रोड है, इसके चारों तरफ हमने जो वायर लपेट रखा है उसमें धारा है। धारा है तो अंदर परिनालिका मान लो, परिनालिका के अंदर जो भी चीज है वो क्या किसका काम करेगी? चुंबक का। चुंबक का काम करेगी तो ये लोहे की पत्ती चिपक कर ऊपर चली जाएगी। यानी इस समय देखा जाए तो ऊपर वाला सर्किट ऑन है, दिन का समय है, और नीचे वाला सर्किट क्या हो गया? ऑफ। तो इस समय रोड लाइट ऑफ है। साफ दिख रहा है आपको? दिन का समय, सनलाइट आ रही है, फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है। फोटो सेल जब प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है तो नर्म लोहे की मुलायम क्रोड चुंबक का काम करेगी, वो परिनालिका के अंदर रखी हुई है। तो ये लोहे की पत्ती जो नीचे वाले सर्किट को पे रख रखी हमने, ये लोहे की पत्ती ऊपर जाकर चिपक जाएगी और नीचे वाला सर्किट ऑफ हो जाएगा। यानी इस समय ट्यूबलाइट ऑफ है, कोई उजाला ट्यूबलाइट से मिलने वाला नहीं है। ठीक है सर। अब दूसरा फेज, अब बात करें एट नाइट, है ना? अब बात करते हैं एट नाइट। नाइट के समय प्रकाश नहीं है, ये प्रकाश नहीं है तो स्वाभाविक अब धारा भी नहीं है। धारा नहीं है तो ये सर्किट क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ये अस्थायी चुंबक है, इसका चुंबकत्व भी समाप्त हो जाएगा। जैसे इसका चुंबकत्व समाप्त होगा तो लोहे की पत्ती गिर जाएगी और नीचे चिपक जाएगी। ये लोहे की पत्ती गिर गई। अब नीचे वाला सर्किट क्या हो गया? ऑन हो गया। यानी ये ट्यूबलाइट अब प्रकाश दे रही है। तो साहब ऑटोमेटिक में आपने देखा कि फोटो सेल ने जो रोड लाइट है, अपन ने यहां पर ऑटोमाइजेशन में किसका उदाहरण पेश किया? रोड लाइट का। तो ऑटोमाइजेशन में आपने देखा कि रोड लाइट का ऑटोमाइजेशन कितना तरीके से किया गया है ना? कितना तरीके से किया गया का मतलब ये है कि साहब सिंपली हमने इसमें कुछ नहीं किया, बस एक फोटो सेल डाल दिया और ऑटोमेटिक सारा काम अपने आप ही हो गया, है ना? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम फोटो सेल के द्वारा ऑटोमाइजेशन कर सकते हैं। ऑटोमाइजेशन के काम आता है तो मैंने इससे लिखा स्वचालीकरण में इसका यूज है ना, यूज ऑफ फोटो सेल। शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, बस आपको समझा रहे हैं, यूज ऑफ फोटो सेल। तो नंबर 1 स्वचालीकरण में, नंबर 2 यातायात संकेतों में, वो सब जगह आ जाएगा। नंबर 3 है ना आपके चोर सूचक घंटी में। अभी जैसे मान लो इसी प्रकार का सर्किट आप अपने घर के बाहर बना के रख दीजिए, जैसे कोई आएगा प्रकाश में अवरोध बनेगा, अवरोध बनते ऊपर वाला सर्किट ऑफ हो जाएगा और नीचे वाली घंटी चालू हो जाएगी। तो चोर सूचक घंटी बनाई जा सकती। भाई ये की चीज अपन ने अपने घर के दरवाजे पे सेट कर दी। जब कोई नहीं है तो लाइट आ रही है, लाइट आ रही है तो ऊपर का सर्किट ऑन है, ऊपर का सर्किट ऑन है तो नीचे का ऑफ है, घंटी नहीं बजेगी। लेकिन जैसे ही कोई हमारे दरवाजे पे आके खड़ा होगा, अब उसको तो पता नहीं है कि क्या सेट बना रखा है, हमने सर्किट बना रखा है। वो जैसे हमारे वहाँ घर पे आके खड़ा होगा तो स्वाभाविक है उसके आने से लाइट अवरुद्ध हो जाएगी। लाइट अवरुद्ध होगी तो ऊपर वाला सर्किट ऑफ हो जाएगा, ऊपर वाला सर्किट ऑफ होते नीचे वाला सर्किट ऑन हो जाएगा। तो कहने का मतलब चोर सूचक घंटी बना सकते हैं। फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं उनमें आग सूचक घंटी बनाई जा सकती है ना। कहीं आग लग जाती है तो हम जानते हैं आग लगते ही प्रकाश उत्पन्न होगा, है ना। सर्किट को इस तरह से बना दीजिए कि जैसे फोटो सेल एक्टिव हो
अदर सर्किट ऑन हो जाए, ऐसा कर लो, है ना। तो सब अलर्ट कर देगा। जब फैक्ट्री वगैरह में कहीं भी फायर होता है, कहीं भी आग लगती है, तो इस हिसाब से या इस सर्किट को आप मेंटेन करके ऐसा कर दीजिए कि इसके ऑन होने पर अगला सर्किट भी ऑन हो जाए। वो कर सकते हैं अपन, जैसे यहाँ कर रखा है हमने दूसरा, है ना। तो कहने का मतलब चोर सूचक घंटी बनाई जा सकती है। भट्टियों के ताप नियंत्रण में, जो केमिस्ट्री वगैरह में आप पढ़ते हो, रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं या भट्टियां हैं, उनके ताप को नियंत्रित इसके द्वारा कर सकते हैं अपन। प्रकाश की तीव्रता के मापन में, तो सब बहुत सारी चीजें। हाँ, ये जरूर है कि फोटो सेल जैसी चीज इलेक्ट्रॉनिक में आएगी, फोटो डायोड। अब यूं समझ लीजिए कि फोटो डायोड मोर सेंसिटिव देन फोटो सेल, वो डायोड है ना। तो ऐसा नहीं है कि फोटो सेल यहीं क्लोज हो गया। इस फोटो सेल का जो एक एडवांस और बहुत शानदार स्वरूप, जिसको फोटो सेल के नाम से जानते हैं, वो अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। चीज यही है, सॉरी, फोटो डायोड के नाम से जानते हैं। ये की यही चीज है, सब ये का ही है। वो भी प्रकाश आपतित होते ही एक्टिव हो जाता है ना। तो सारी चीज वो की हुई है। तो आप स्वचालीकरण को रोड लाइट से समझिए। ऊपर का सर्किट ऑन, रोड लाइट ऑफ, ऊपर का सर्किट ऑफ, रोड लाइट ऑन, है ना सर। तो ये हमने कंप्लीट सर्किट आपको, ये एक कंप्लीट चीज यहाँ से स्वचालीकरण समझा दी। अब फैक्ट्री वगैरह जहाँ भी आपको ऑटोमाइजेशन चाहिए, आपने देखा भी होगा, जैसे मान लो लिफ्ट बंद होने वाली है, लिफ्ट बंद हो रही है, आपके बीच में हाथ रखते ही या आपका शरीर आते वापस लिफ्ट के गेट खुलने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं उसमें कोई ऑटोमाइजेशन है, आपकी इन प्रक्रियाओं को कौन कोई वॉच कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉनिक आंख भी कह सकते हो। तो साहब वो फोटो डायोड इससे बेहतर है, वहाँ पे चर्चा करेंगे। अब इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग है प्रकाश विद्युत सेल द्वारा प्लांक नियतांक का मापन, तो उसको पढ़ लेते हैं अपन, है ना। ये सब डिटेल में है, इसको टॉपिक की तरह लिख देता हूं। प्रकाश विद्युत सेल द्वारा प्लांक नियतांक H का मापन, है ना। H का मापन कैसे मापते, सब मैं दिखाता हूं आपको, है ना। इसके मापने का क्या मेथड है वो देखिए आप। आपने क्या करना है उसको ध्यान से समझें। आप लें प्रकाशीय फिल्टर, मैं लिख देता हूं, है ना। प्रकाशीय फिल्टर लें, है ना। प्रकाशीय फिल्टर मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे आपको आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात रहती है ना। ये सब ज्ञात आपतित प्रकाश की आवृत्ति। अब ऐसे समझ जाओ आपको कि साहब मैंने प्रकाशीय फिल्टर कहा, तो प्रकाशीय फिल्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आपको आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात रहेगी। तो साहब ज्ञात आपतित या ज्ञात आवृत्ति के आप प्रकाश को फोटोसेल पर आपतित करें, क्लियर साहब। उस पर आपतित करके आप निरोधी विभव यानी नेगेटिव वोल्टेज लगाएं, इतना कि प्रकाश विद्युत धारा 0 हो जाए। संग्राहक प्लेट के ऋण विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा 0, उसे निरोधी विभव कहते हैं या अंतक विभव कहते हैं या कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। तो सब आप ऐसा करें, 4-5 प्रकाशीय फिल्टर ले लें और उन 4-5 प्रकाशीय फिल्टर के द्वारा ज्ञात आवृत्ति का प्रकाश
आप फोटो सेल पर आपतित करें और प्रयोग से आप वो निरोधी विभव या अंतक विभव ज्ञात कर लें। मान लीजिए 5 प्रकाशीय फिल्टर लिए, आप प्रकाशीय फिल्टर लिए तो आपका 5 निरोधी विभव होंगे। अब आपने क्या करना है वो देखें सब, है ना। आपने ये करना है कि जो आपने आवृत्ति व अंतक विभव, है ना, अंतक विभव, ये दोनों आपने प्रयोग से ज्ञात, अंतक विभव आपने प्रयोग से ज्ञात कर ही लिया है ना। इनके बीच आप ग्राफ खींचें। ये ग्राफ इस तरह का आएगा, ये प्रयोग से आप जब खींचेंगे ये ग्राफ इस तरह का आएगा। अब आपने 4-5 बिंदु लिए तो बिंदुओं को मैं मेंशन कर देता हूं। ये 1 बिंदु, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 बिंदु, ठीक है। ये बाई प्रैक्टिकल, तो आपने प्रयोग के द्वारा प्रकाशीय फिल्टर का इस्तेमाल करके ज्ञात आवृत्ति का प्रकाश फोटो सेल पर आपतित किया और निरोधी विभव ज्ञात कर लिया। इनके मध्य ये ग्राफ खींचा। अब इस ग्राफ की प्रवणता यानी थीटा ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। प्रवणता को मैं सब यहां यानी थीटा को मैं आपको यहां दिखा देता हूं, सॉरी, है ना। ये देखो, अब इन 2 बिंदुओं के संगत ये तो होगी आवृत्ति का परिवर्तन और इन्हीं 2 बिंदुओं के संगत ये हो गया निरोधी विभव का परिवर्तन। ये सब आपने क्योंकि ज्ञात कर ही रखे, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, तो सब आपने ये सब ज्ञात कर ही रखे, तो आप इस ग्राफ की प्रवणता निकाल लेंगे। तो सब प्रायोगिक विधि, है ना, से प्राप्त ग्राफ, है ना, इसमें डायरेक्ट लिख लो सब V0 न्यू के मध्य ग्राफ की प्रवणता, ठीक है। प्रवणता को m से दर्शा दो, tan थीटा से इसे गणना करते हैं। tan थीटा बराबर लंब कितना, डेल्टा V0 यानी निरोधी विभव में परिवर्तन बटा आधार यानी आवृत्ति का परिवर्तन। ये तो सब आपने प्रैक्टिकली जो ग्राफ था आपका, उससे आपने ये संबंध या प्रवणता प्राप्त कर ली। अब इसी को अपन सैद्धांतिक रूप से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सब अब बात करें अपन सैद्धांतिक विधि की, है ना साहब। अब सैद्धांतिक विधि में प्रकाश विद्युत समीकरण से, प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है साहब, हाफ m Vm स्क्वायर h न्यू माइनस h न्यू 0, ठीक है साहब। तथा निरोधी विभव की परिभाषा से EV0 बराबर हाफ mv स्क्वायर, ये निरोधी विभव की परिभाषा में बताया था, ये अंतक विभव की परिभाषा में बताया था। इसलिए समीकरण A व B से, अब समीकरण A तथा B इसका इस्तेमाल कर लो आप, है ना। हाफ mv स्क्वायर से हाफ mv स्क्वायर हटा दो, यानी EV0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू 0, यानी V0 बराबर
अब H अपॉन E, कांस्टेंट को इकट्ठा कर रहा हूं, है ना, माइनस यहाँ पूरा कांस्टेंट है, H कांस्टेंट, न्यू जीरो कांस्टेंट और E कांस्टेंट। ये आपके पास समीकरण आई, समीकरण 2 बोल देता हूं इस समय, है ना। अब देखो ये समीकरण y बराबर mx प्लस सी के समतुल्य है, देख लो आप, है ना। इसलिए समीकरण से v0 न्यू के मध्य ग्राफ की प्रवणता, यानी एक प्रवणता तो आपने निकाली प्रैक्टिकली, जो आपके सामने मैंने बताया, आप उसके लिए प्रकाशीय फिल्टर यूज करेंगे, फोटो सेल पर निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे और निरोधी वो ज्ञात करेंगे और ये ग्राफ खींचेंगे, लाल वाले बिंदु प्राप्त किए और ये ग्राफ से अपन ने प्रवणता निकाली। अब वही काम प्रिंसिपली भी कर सकते हैं अपन। देखो सैद्धांतिक रूप से प्रकाश विद्युत समीकरण हम जानते हैं ऑलरेडी, ये अंतक विभव की परिभाषा में हमने पढ़ाई है, हाफ एम वी स्क्वायर एक ही है, यानी ये समीकरण बनी, इससे v0 की ये समीकरण आई। अब ये y बराबर mx प्लस सी के समतुल्य है ना। इस समीकरण से v0 न्यू के मध्य ग्राफ की प्रवणता ये देखो कितनी आ रही है, m बराबर h अपॉन ई आ रही है, देख लो आप, y बराबर mx प्लस सी, तो ये तो कांस्टेंट है, ये m है, x की जगह न्यू है इससे और y की जगह v0 है ना। ये सब आपने समीकरण दिए। अब देखो ये भी इस ग्राफ की प्रवणता है और ये भी, दोनों अलग अलग तो है नहीं, दोनों v0 तथा न्यू के मध्य खींचे गए ग्राफ की प्रवणता को दर्शाते हैं, तो दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते ना। तो साहब समीकरण 1 व 3 से, है ना, समीकरण 1 और 3 दोनों इक्वल हैं, तो साहब h अपॉन ई बराबर डेल्टा v0 अपॉन डेल्टा न्यू, है ना, क्लियर। यानी h इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा v0 अपॉन डेल्टा न्यू, यानी आपने ये जो चीज है डेल्टा v0 अपॉन डेल्टा न्यू, ये तो ग्राफ से यानी प्रयोग से पहले प्राप्त कर ही लिया, है ना। इसको इससे गुणा कर दो भाई, ये तो चीज आपको प्राप्ति मानी जाएगी ना, क्योंकि आपके पास तो 5 आवृत्तियां हैं, उनके संगत आपने 5 निरोधी वो ज्ञात कर ही रखे, है ना। तो ये जो रेशो है तो ये तो ज्ञात है क्योंकि आपने ग्राफ खींचा है, तो आपका ये 2 आवृत्तियों का अंतर भी होगा और ये 2 निरोधी वो का अंतर भी होगा, उनका अनुपात चाहिए मुझे, और उसको मैं किससे गुणा कर दूंगा, ई से, तो प्लांक नियतांक आ जाएगा। अब ये 6.62 इंटू 10⁻34 आता है, तो समझ जाओ कि साहब जो हमने प्लांक नियतांक मान रखा है वो सही है, इससे वो ज्ञात कर सकते हैं, क्लियर सर। तो ये फोटो सेल का यूज है ना, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर 2 पार्ट में है, तो इसका ये एक पार्ट, इसको यहाँ समाप्त कहते हैं, क्या इसका ये एक पार्ट खत्म हो गया है ना। अब इसका दूसरा पार्ट चालू होगा, तो 2 पार्ट का चैप्टर है, दोनों छोटे छोटे पार्ट हैं, है ना। अब इसका दूसरा पार्ट चालू करते हैं, है ना। दूसरा पार्ट क्या है साहब, दे ब्रोगली की परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ दे ब्रोगली, है ना। दे ब्रोगली की परिकल्पना क्या सत्य है या कल्पना ही है,
ये सब यहां पर आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, है ना। अब देखो, डी ब्रोगली ने कहा कि भाई आइंस्टीन प्रकाश जो तरंग ऊर्जा के रूप में है, भाई अपन ने व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जब पढ़ा तो क्लियर हो चुका था कि प्रकाश तरंग है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बाद पता पड़ गया कि प्रकाश ड्वेल नेचर का है, द्वैत प्रकृति है, वह तरंग भी है, कण भी है। ये सब अपने को इस पढ़ने के पश्चात पता पड़ गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ने के पश्चात। वरना जब तक प्रकाश विद्युत प्रभाव जैसी घटना नहीं आई थी तो प्रकाश को निश्चित रूप से तरंगी माना गया था कि वह प्रकाश तरंग है। सभी सहमत भी थे और सभी घटनाएं सिद्ध भी हुई थी। लेकिन आइंस्टीन ने जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की तो आइंस्टीन ने क्या मान्यता रखी, उसको डी ब्रोगली के द्वारा सुना रहा हूं मैं। तो डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश तरंग ऊर्जा के रूप में, प्रकाश होता तो तरंग ऊर्जा, डी ब्रोगली ने कहा था ये, है ना। प्रकाश तरंग ऊर्जा के रूप में विशेष परिस्थिति में कण की भांति यानी फोटोन की भांति व्यवहार करता है। ये सब अपन ने P बराबर h/λ में देखा भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब डी ब्रोगली क्या कहते हैं कि आप वन साइड तो कर रहे हो कि भाई प्रकाश जो तरंग ऊर्जा है वो विशेष परिस्थिति में कण की भांति व्यवहार कर रही है, फोटोन की, तभी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा हो सकी। तो डी ब्रोगली कहते हैं कि ये चीजें एक तरफा नहीं होंगी, है ना। यानी अगर तरंग ऊर्जा विशेष परिस्थिति में कण की भांति व्यवहार करती है तो फिर इसका मतलब प्रत्येक गतिशील कण विशेष परिस्थिति में तरंग की भांति व्यवहार करना चाहिए। क्या आधार है इसके पीछे, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे आधार सिंपल सा है कि सब प्रकृति के नियम प्रकृति में उपस्थित सभी अवयवों के लिए एक जैसे हैं। भाई ऐसा थोड़ी होगा कि प्रकृति का विशेष रुझान प्रकाश पर हो, प्रकृति तो सबके साथ समान व्यवहार करती है। व्यवहार में भिन्नता तो उन स्वयं की गुण में अंतर के कारण होती। तो आइंस्टीन कहते हैं प्रकृति में उपस्थित सभी अवयवों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। अगर तरंग ऊर्जा विशेष परिस्थिति में कण की भांति व्यवहार करेगी तो गतिशील कण, मैं गतिशील पे थोड़ा जोर दे रहा हूं, ध्यान रखना, स्थिर कण की बात नहीं होगी यहां पे ना, वो आपको लिखने से ही पता पड़ जाए। तो गतिशील कण विशेष परिस्थिति में तरंग की भांति व्यवहार करेगा, यानी उससे तरंग संबद्ध होनी चाहिए। कण से संबद्ध, जिसका भी पता नहीं पड़ा है, कण से मतलब डी ब्रोगली अपनी परिकल्पना में बता रहे। परिकल्पना कहने का मतलब यही है कि इसका मतलब इमेजिनेशन है एक तरह की। कण से संबद्ध अटैच जो तरंग है उसको डी ब्रोगली या द्रव्य तरंग कहते हैं। क्लियर साहब? अब पहले देखो डी ब्रोगली और आइंस्टीन की बात में कितना बारीक फर्क है उसको समझो आप, है ना। तो पहले बात करते हैं अपन फोटोन के लिए, है ना। फोटोन थोड़ा सा, है ना, फोटोन के लिए चलो सब अब ध्यान से समझना। फोटोन के लिए, है ना,
इज इक्वल टू एच न्यू, व आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E बराबर mc स्क्वायर। इसलिए mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, यानी mc एच न्यू अपॉन सी। अतः फोटोन का संवेग है ना P बराबर H अपॉन लैम्डा, क्योंकि न्यू अपॉन सी बराबर 1 अपॉन लैम्डा। अब ये बात में आप देख रहे हो, P किसकी जगह लिखा मैंने, M इंटू सी की जगह। मैंने हालांकि साफ लिख भी दिया कि संवेग किसका, फोटोन का, ये साफ लिख रखा है मैंने ना, फोटोन का संवेग। ये तो था आइंस्टीन का प्रेडिक्शन। इस प्रेडिक्शन को तो आप कहें आइंस्टीन का। क्लियर सर? अब देखो, डी ब्रोगली कह रहे हैं कि भाई P की जगह M इंटू सी क्यों? अगर M इंटू सी है तो फिर ये इक्वेशन तो बस प्रकाश के लिए ही सत्य रही। वो कहते हैं P की जगह M इंटू वी क्यों नहीं रखते आप? P की जगह M इंटू वी भी होना चाहिए, है ना भाई? अभी तो आपने कह दिया प्रकाश तरंग से कण संबद्ध है, तरंग से कण अटैच है, पर वो कण कोई सामान्य नहीं है, वो फोटोन है, स्पेशल वीआईपी। डी ब्रोगली क्या कहते हैं, देखो आप, हैं, यदि गतिशील, मैं गतिशील विशेष रूप से जोड़ दूंगा ना, गतिशील द्रव्य कण का द्रव्यमान स्मॉल m व वेग v हो तो कण का, या कण से संबद्ध है ना, तो कण से, है ना, तो कण से संबद्ध तरंग की तरंग दे रही है ना, एक्स से लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P, क्योंकि अब P बराबर क्या लिखेंगे आप, mv, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। अब आप इस अंतर को बहुत सूक्ष्म सा से देखो, माइक्रो डिफरेंस है, बहुत बारीक डिफरेंस है, सामान्यतः तो ये समझ में भी नहीं आता, लेकिन अब बात को मैं तो समझाऊंगा ना। ये जो पैराग्राफ है ऊपर वाला, ये वाला, ये है प्रकाश के लिए, और आइंस्टीन के द्वारा, और ये जो पैराग्राफ है ये प्रत्येक द्रव्य कण के लिए, इसमें प्रकाश भी शामिल है, इसमें प्रकाश भी शामिल है। तो सब सीधी सीधी बात है कि इक्वेशन तो एक ही है, दोनों चीजें है तो एक ही, लेकिन उसमें m इंटू सी अलाउ है, उस वाले में जो आप पहले देख रहे हो, और इसमें सब अलाउ है।
तो दोबारा मैं लिखने के बाद बात को समझाता हूं, अच्छा बेहतर समझ में आना चाहिए आपको। डी ब्रोगली कहते हैं कि आइंस्टीन की, या यूं कहते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति के अनुसार प्रकाश जो वास्तव में तरंग ऊर्जा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण प्रमाण है, तो प्रकाश तरंग ऊर्जा के रूप में विशेष परिस्थिति में कण की भांति व्यवहार करता है, ऐसा आइंस्टीन ने कहा है। तो डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण विशेष परिस्थिति में तरंग की तरह यानी उसका उल्टा व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति के नियम प्रकृति में उपस्थित सभी अवयवों के लिए एक जैसे हैं। तो जब तरंग यानी प्रकाश तरंग से कण संबद्ध हो सकती है, तो प्रत्येक कण से तरंग संबद्ध क्यों नहीं होगी? डी ब्रोगली ने प्रत्येक कण से संबद्ध तरंग बोला। यह तो मैंने बताया फोटोन के लिए। अब कहा यदि गतिशील द्रव्य कण, अब द्रव्य कण में कंकर भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, आपका स्कूटर भी हो सकता है, बस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, फोटोन भी हो सकता है, कोई सा भी है ना। तो ये कह रहा है यदि गतिशील द्रव्य कण का द्रव्यमान स्मॉल m वह वेग v हो, तो कण से संबद्ध तरंग की तरंग दे रहे, यही समीकरण उठाई, लैम्डा बराबर h/p, बट यहां p बराबर क्या है? mv। mc भी रखो क्योंकि ये प्रत्येक द्रव्य कण के लिए है और इसमें प्रकाश भी इंक्लूड है, तो ये सबके लिए है। वो केवल किसके लिए था? प्रकाश के लिए। अब सब अगली बात पे आओ। इस कण से संबद्ध तरंग को हम द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। चलो सब, अब ये कह तो दिया, लेकिन क्या ये कण से संबद्ध तरंग दिख सकती? चलो सब एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल 1 में हमने 1 किलोग्राम का कोई पिंड ले लिया, 100 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग ले लिया, ठीक है। अब 1 किलोग्राम का पिंड 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, इसके साथ तरंग संबद्ध होनी चाहिए गतिशील अवस्था में, इसलिए इसके साथ जो तरंग है उसकी तरंग दे रहे देखें, h का मान रख दिया 6.62 इंटू 10⁻34 प्लांक नियतांक, m 1 kg, वेग 100 मीटर पर सेकंड। तो इस 1 किलोग्राम के कण से संबद्ध तरंग की तरंग दे रहे कितनी है? 6.62 इंटू 10⁻36। इसको आप क्या कहेंगे? लगभग 0। वैसे भी हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य मापन की सुविधा है उसमें अधिकतम हम 10⁻15 मीटर मैक्सिमम माप सकते हैं। उससे ज्यादा या उससे कम तरंग दैर्घ्य का मापन करने के लिए वर्तमान तक मुझे ज्यादा जानकारी कोई उपकरण उपलब्ध नहीं है। तो अधिकतम शुद्धता से मापे जाने वाली तरंग दैर्घ्य 10⁻10 या 10⁻15 मीटर है। ये तो 10⁻36 है। तो 1 किलोग्राम का पिंड जब 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है, तो डी ब्रोगली के अनुसार उस 1 किलोग्राम के पिंड के साथ जो तरंग दैर्घ्य है वो इस रेंज में 10⁻36 जो मापन की परास में नहीं, उसको माप नहीं सकते। चलो सब ऐसा करते हैं, कण हल्का वाला ले लेते हैं, कण ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का कण है। इलेक्ट्रॉन के लिए मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, वेग अब ठीक है वही रख लो 100 मीटर पर सेकंड,
है ना। अब देखा इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्घ्य कितनी होती है वो देखते हैं ना। यहाँ नहीं लिखो, नहीं, या तो सिंपल एग्जांपल ही समझा रहा हूं आपको। इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्घ्य देखें, वो 6.62 इंटू 10⁻34, m का मान 9.1 इंटू 10⁻31, और ये 100 मीटर पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रॉन के केस में देखें अगर हम, तो यूं समझो आप कि ये 7.3 करीब आ जाएगा। ये संख्या को ध्यान मत दो आप, है ना, संख्या तो ऐसे ही लिख दी मैंने। अब इधर -29 उसमें से काटी, तो ये लगभग 10⁻⁵ मीटर। क्लियर? यानी अगर मैं पार्टिकल ऐसा न लूं, स्थूल, ये तो स्थूल है, ये सूक्ष्म पार्टिकल है, माइक्रो, है ना। अगर अपन इलेक्ट्रॉन ले लें तो उसकी तरंग दैर्घ्य तो साफ दिखेगी, क्योंकि हम 10⁻⁻15 अराउंड माप सकते हैं। तो 10⁻⁵ तो बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, इसको तो आराम से मापा जा सकेगा। बिल्कुल सही है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो कण दिखता है, दृश्य है, विजिबल है, उसकी तरंग दैर्घ्य अति अल्प है, जो मापन योग्य नहीं है, मापन की परास में नहीं है। और जो कण दृश्य नहीं है, इलेक्ट्रॉन दिखता कहां है, उसकी तरंग दैर्घ्य मापन की परास में आ रही है। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि करें क्या, है ना। करें क्या का मतलब, भाई जो जिसको माप सकते हैं वो कण खुद दिखाई नहीं देता। अभी इलेक्ट्रॉन कहां दृश्य कण है, इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता। तो जो कण हमें दिखाई नहीं देता उसकी तरंग दैर्घ्य तो मापन योग्य है, और जो कण दिखाई देता है उसकी तरंग दैर्घ्य मापन योग्य नहीं है। तो सब दी बोगली मेरा सोच है, मैंने एग्जाम्पल बना के समझाने का सोच रखा है बच्चों को। पर मैं भी यूं सोचता हूं कि दी बोगली वास्तव में कण के साथ, गतिशील कण के साथ जो तरंग है, संबद्ध है, उसको प्रमाणित कैसे करें। वो खुद भी मेरा ख्याल है बड़ी परेशान स्थिति में होंगे। परेशान स्थिति में इसलिए होंगे क्योंकि जो दिख रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत अल्प है, और जो नहीं दिख रहा उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक है, आराम से नापी जा सकती है, पर वो खुद ही नहीं दिख रहा। तो सब इसीलिए मैं इसको परिकल्पना मानता हूं कि दी बोगली इसको कैसे प्रूव करते हैं। लेकिन आप ये समझें कि दी बोगली ऐसा नहीं है कि सब अधूरा काम किया उन्होंने सभी कणों की तरंग दैर्घ्य का मापन करके बताया। सभी कणों को आप दो पार्ट में बांट लो, आवेशित कण और निरावेशित कण, उसमें सब आ जाते हैं, है ना। अब फॉर्मूले बन रहे हैं, सत्य क्या है वो तो भगवान जाने, है ना। तो सब दी बोगली आपको सभी कणों से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य बता रहे हैं, ठीक है। आज वाले में अपन आवेशित कण की बात कर पाएंगे, तो आवेशित की कर लेते हैं ओनली, है ना। तो सब सभी कणों को दो पार्ट में बांट दिया। आवेशित कणों से संबद्ध, या आवेशित कणों के लिए लिख देता हूं, है ना। उसमें भाई मेरी बात को समझ रहे ना आप, मेरी पहली बात को समझ लें आप। दी बोगली ने तो अपना काम परफेक्ट कर दिया। वो तो अब क्या कर रहे हैं, सभी कणों की तरंग दैर्घ्य को मापन के लिए सूत्र बना के आपको दे रहे हैं। समझ में आई बात, है ना। अब जितने भी गतिशील कण हैं उनको दो पार्ट में बांट दिया, आवेशित और उदासीन। आज तो आवेशित की बात ही होगी, है ना। तो पहले बात कर लें आवेशित कणों के लिए, है।
आवेशित कणों के लिए। ठीक है ना। आवेशित कण पर आवेश क्यों है, और हम जानते हैं आवेशित कण को गतिशील करने के लिए विभवांतर का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो सब m द्रव्यमान का कण है, आवेश उस पर q है, v विभवांतर आरोपित करने पर यदि अर्जित वेग v हो तो विभवांतर द्वारा किया गया कार्य qv बराबर हाफ mv स्क्वायर। यह कैपिटल V विभवांतर रहेगा और स्मॉल v वेलोसिटी रहेगी, है ना। दोबारा ध्यान से समझे, थोड़ा सा व्हाइट कलर लेता हूं ना। हाँ सर, m द्रव्यमान का कण आवेशित कण है ना। अब गतिशील कणों से संबद्ध तरंग दे रहे दी ब्रोगली के अनुसार, है ना। तो सब q m द्रव्यमान का कण है, आवेश उस पर q है। यदि उसे v विभवांतर से त्वरित करते हैं या v विभवांतर आरोपित करने पर कण द्वारा अर्जित वेग स्मॉल v हो तो विभवांतर द्वारा किया गया कार्य qv आवेश वाहक को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। अब आवेशित कण के लिए इक्वेशन लिख दी। अब आपको क्या करना है, कोई भी अननोन स्थिति भी दें आपको तो आपको P बनाना है, संवेग बनाना है, और P का मतलब m भी होता है। तो कोई सी भी सिचुएशन दें आपको, आप हमेशा ध्यान रखना आपको P बनाना है ना। तो सब दोनों तरफ आप m से गुणा कर दो, m qv, ये 2 इधर लिया, अब क्या हो गया सब m स्क्वायर v स्क्वायर। अब क्योंकि हम जानते हैं mv इज इक्वल टू p होता है, तो ये क्या हुआ, इसलिए p स्क्वायर बराबर 2mqv, यानी आवेशित कण का संवेग कितना हो गया 2mqv। तो आप ये ध्यान रखना, इन फॉर्मूलों को रटने की तो आवश्यकता है नहीं, है ना। रटना कोई इसको हल ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, इसको क्यों रटें, इसके रटने से अपने को कोई फायदा ही नहीं है ना। हाथों हाथ बना देना। अब सब ये तो अपन ने संवेग निकाले, मतलब आपको कोई भी दे कुछ भी आप एम भी बनाना बस, है ना। वो एम स्क्वायर वी स्क्वायर भी बना सकते, जिसमें मैंने दोनों तरफ एम का गुणा किया, है ना। अब सब इसलिए आवेशित गतिशील कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य है ना, लैम्डा बराबर h/p से, है ना। बताई दिया मैंने आपको। p का मान आप यहां से रख दो, है ना। एक से आप वैल्यू रख दो p की, है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू h, और p की वैल्यू कितनी रख दूं, अब तो खैर रख तो दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ऑर्डर की वजह से मैंने इसको मिटा दिया। एम क्यू वी, वी विभवांतर है, ये ध्यान रखिएगा ना। यानी जो भी आवेशित पार्टिकल हैं, उन सभी आवेशित पार्टिकल जितने भी गतिशील आवेशित कण हैं, उनकी तरंग दैर्ध्य आप 2 से निकालो। जैसे एग्जाम्पल 1, इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। एच तो फिक्स सही 6.62 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड,
H की तो बात ही मत करो ना, H तो फिक्स ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। चार्ज अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है ना। माइनस 19 कूलम। H का मान रख दो, 2 कांस्टेंट है, इसे M का मान रख दो, Q का मान रख दो, V का मान नहीं रख सकते। 2 से इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य आएगी कैलकुलेट करने के बाद 12.27। V का मान अपने रखा ही नहीं था। ये फॉर्मूला याद रखना साहब, ये काम आएगा। इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य 12.27 एंगस्ट्रॉम और अपॉन रूट वी। इसका मतलब तो मैं अगले लेक्चर में समझा दूंगा। अब बात करें प्रोटॉन की। अगर आप प्रोटॉन के लिए बात करेंगे, एस तो वही रहना है। हाँ, ये जरूर है कि मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 है ना kg, मास चेंज हो जाएगा। आवेश प्रोटॉन पर वही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब ये सभी मान किस में रखेंगे? 2 में। H फिक्स सही सही, मास चेंज हो गया, कितना रख देंगे? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। Q आपको इलेक्ट्रॉन के बराबर, V आपने रखा ही नहीं है ना, तो सब लैम्डा प्रोटॉन ये आएगा सब 0.286 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट वी। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद तो किसका रखना है? याद तो आपको केवल इलेक्ट्रॉन का ही रखना है ना साहब। इलेक्ट्रॉन का मत भूल जाना, ये इंपॉर्टेंट है, औरों का याद मत रखना है ना। ऐसे ही एग्जाम्पल 3 अल्फा कण के लिए। अब अल्फा पार्टिकल की बात करें तो मास ऑफ अल्फा 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख ही दिया। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो 4 प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान हो गया। और आवेश अल्फा पर, तो नाभिक में 2 ही प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन के बराबर। ये लिख ही रखा है मैंने ऑलरेडी, है ना। तो अगर आप 2 में रखेंगे, इधर लिख देता हूं थोड़ा लाइन खींच के ना, 2 से 2 में ये सब वैल्यू रखेंगे तो अल्फा कण की तरफ जैसे द्रव्यमान रखना है आपको 4 गुना, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। आवेश आपको रखना है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। ये सब इसमें रख दीजिएगा, है ना। तो अल्फा कण की जो तरंग दैर्घ्य आएगी वो आएगी, वी किसी में भी नहीं रखा हमने ना। वी भाई किस वोल्टता से आपने त्वरित किया वो रख देना, तो स्वाभाविक है सब अलग अलग वोल्टता से त्वरित करने की स्वतंत्रता रखते हैं, है ना। तो अलग अलग वोल्टता से त्वरित करेंगे तो अलग अलग वी का मान रखेंगे। तो सब केवल मुझे किसका मान चाहिए? वी का मान। आप वी का मान बताओ, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य पता पड़ जाएगी, यानी द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य पता पड़ जाएगी। कहीं भी देखो, इसमें भी बताओ, इसमें भी बताओ। यानी आवेशित कण की तरंग दैर्घ्य कांस्टेंट नहीं है, वो आरोपित विभवांतर पर निर्भर करती है। तो दी ब्रोगली अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आप इसमें इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना, बाकी अन्य इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूं, अगला एक लेक्चर खोलूंगा। अगला लेक्चर खोल के पहले एक बार ये बता दूंगा थोड़ा सा वापस, और फिर उदासीन कणों की बात करना बाकी। अभी तो अपन ने केवल आवेशित कणों से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य निकाली है, सूत्र बनाया, निकाली नहीं है, सूत्र बनाया है। अभी अपन ने कितने विभवांतर से त्वरित किया वो कुछ भी रखा नहीं है। अभी तो बस सब ये है कि हाँ, अगर कण से तरंग संबद्ध है तो आप वी का मान रखिए, निकालिए फॉर्मूले से,
प्रयोग से टैली कर लीजिए, अगर वही निकलती है तो दिव्योगली सत्य है, वरना परिकल्पना तो है ही, जो भी है। ठीक है साहब, तो ये आप देख लीजिएगा पूरा अच्छी तरह से, फिर मैं बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा क्लियर करता हूँ। अभी थोड़ा सा मामला अधूरा है ना, वापस से तो शुरुआती में इससे करूँगा तो डेफिनेटली, तो नेक्स्ट डे जब मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा तो आपको पूरा पक्का सब कुछ समझाना है ना। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।